नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी। क्या आपको याद दिलाने की जरूरत है? क्या आपने अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को इस बात के लिए ताकीद किया, याद दिलाया कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें? यदि आपको पसंद आ रहा है तो, और नहीं पसंद आ रहा है तो मुझे बताएं कि क्या उसमें बदलाव करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, किन और चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ आप पसंद करना चाहते हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। आज राजस्थान के एक बड़े वीर, जाबाज, साहसी, शूरवीर राजा याद आ रहे हैं। राणा प्रताप, जाबाज राणा प्रताप। आपने भी किस्सा सुना होगा, आपने भी नाम सुना होगा राणा प्रताप का। राणा प्रताप राजस्थान के नहीं, देश के बड़े जो शूरवीर, जाबाज, साहसी योद्धा राजा थे, उनमें से एक रहे। उनके साथ उनका घोड़ा था। घोड़े का नाम था चेतक। चेतक भी उतना ही जाबाज, उतना ही शूरवीर, युद्ध में धमाल मचाने के लिए, युद्ध में हंगामा करने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला चेतक। लेकिन चेतक के लिए एक बात कही जाती थी, जो अब भी कही जाती है राजस्थान में, वो है कि चेतक जो है राणा की पुतली से पहले मुड़ जाता था। उसका मतलब कि राणा क्या चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, क्या उनका निशाना है, क्या उनका टारगेट है, उससे पहले चेतक को समझ आ जाता था और वो राणा की पुतली मुड़ने से पहले खुद मुड़ जाता था। ऐसे ही याद आ गई ये कहावत, कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कल एक बड़ी घटना हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पहली बार चीफ जस्टिस बनने के बाद महाराष्ट्र पहुंचे। वो महाराष्ट्र के ही हैं, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी रहे हैं और CJI बनने के बाद पहली बार वहां गए थे। वहां महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल का एक प्रोग्राम था जुडिशियल ओवररीच को लेकर, उसमें उनका लेक्चर था। जब वे वहां पहुंचे तो एक बड़ी घटना हुई। बड़ी घटना इस दृष्टि से कि जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमारा प्रेसिडेंस है, जो हमारा सिस्टम है सरकार का, उसके हिसाब से जब पहली बार महाराष्ट्र में भारत के CJI BR गवई साहब पहुंचे तो वहां पर उनकी उपस्थिति में, उनके लिए सम्मान में महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी, DG पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर मौजूद नहीं थे। बड़ी बात है। यदि प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें, जिसे हम कहते हैं वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें नंबर 6 पर आते हैं CJI, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के बाद उनका नंबर आता है। 6 नंबर पर CJI होते हैं जिनका वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में है, और उनके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल को अख्तियार करना चाहिए, कैसे प्रोटोकॉल पर चलना चाहिए, ये सबको पता है। BR गवई साहब के लिए जब वो पहली बार महाराष्ट्र में पहुंचे, अपने ही राज्य में पहुंचे, अपने गृह राज्य में पहुंचे हैं, तो ये तीनों बड़े अफसर वहां मौजूद नहीं थे। जाहिर है इससे तकलीफ हुई होगी गवई साहब को, जस्टिस गवई को, और उन्होंने इसका जिक्र किया उस कार्यक्रम में, इसकी चर्चा की उस कार्यक्रम में, बार काउंसिल इंडिया के प्रोग्राम में। उसमें उन्होंने कहा कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार अपने गृह राज्य में पहुंच रहे हों और वहां पर चीफ सेक्रेटरी, DG पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर नहीं मौजूद हैं, तो ये बात ठीक नहीं है, ये तकलीफ वाली बात है। क्यों नहीं पहुंचे और क्या कारण रहा? अगर उनकी अनुपस्थिति थी तो क्या उन्होंने इसकी कोई जानकारी दी थी? जस्टिस गवई ने यह भी बात साफ की कि ये मेरा मसला नहीं है कि गवई के लिए, जस्टिस गवई के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं है। ये मसला है इंस्टीट्यूशन का, CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें जो 3 प्रमुख अंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, उसमें जुडिशरी के हेड हैं, तो उनको इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये मसला केवल CJI जस्टिस गवई की पर्सनल लेवल पर नहीं था, व्यक्तिगत मसला नहीं था, संस्थान का मसला था। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, और यदि कोई ऐसी परेशानी थी तो उसकी चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन ये ठीक नहीं है। भाषण देते देते जब उन्होंने इस तकलीफ का बात की, तकलीफ की चर्चा की, उसके साथ मजाक करते करते उन्होंने कहा कि वैसे इस मसले पर आर्टिकल 142 का भी इस्तेमाल कर सकता था अगर कोई मेरी जगह दूसरे CJI होते तो।
आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 सीजेआई को, सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है, स्पेशल पावर देता है, जिसमें वो जस्टिस के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी फैसला कर सकते हैं, कोई भी आदेश दे सकते हैं। और उससे के साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आर्टिकल 142 में संविधान के कही गई है कि यदि सीजेआई या जज साहब चाहें तो वो किसी को भी उनके यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए आदेश दे सकते हैं। ये बात उन्होंने थोड़ा सा लाइटर वेन में कहा था कि यदि कोई और सीजेआई होता तो वो आर्टिकल 142 का यूज कर सकता था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात एक और है आर्टिकल 142 को लेकर। क्या हुआ अभी आर्टिकल 142 का? आपको याद होगा कि अभी एक मसला हुआ तमिलनाडु के गवर्नर साहब का, जो बिल्स को लेकर, जिस पर फैसला दिया गया था जस्टिस जेबी पारदीवाला साहब ने और आर महादेवन की जो बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी, उसने, उस बेंच ने भी आर्टिकल 142 का जो स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उसका इस्तेमाल किया था। और आर्टिकल 142 के तहत ही गवर्नर को आदेश दिया था कि वो बिल को पास क्यों नहीं किया। और उसमें राष्ट्रपति से भी पूछा गया था कि अगर गवर्नर ने आपके पास बिल भेजे हैं तो उनको वापस क्यों नहीं भेजा गया, और अगर कोई कानूनी सलाह की जरूरत थी, संवैधानिक सलाह की जरूरत थी, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं भेजा गया। तो ये तो बड़ी बहस हो गई, इस पर काफी हंगामा हुआ, उसमें जुडिशियल ओवररीच की बात हुई, उसमें यह भी बात हुई कि कौन बॉस है, असली बॉस कौन है, रियल बॉस कौन है, सुप्रीम कौन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने तो ये कहा कि भाई संसद की जो सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी है, इस पर कोई सवाल ही नहीं होता, संविधान में सर्वोच्च जो है संसद है। इसका जिक्र किए बिना, इसकी चर्चा किए बिना जस्टिस गवई ने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सब बराबर हैं, तीनों बराबर के अंग हैं डेमोक्रेसी के, लेकिन संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। जेबी पारदीवाला और जस्टिस महादेवन का जो फैसला था, उसके बाद और बहस बढ़ गई, पॉलिटिकल जो पूरा इलाका था, तलवारें तो खींची गई। लेकिन उससे भी बड़ा काम हुआ कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक रेफरेंस के लिए राष्ट्रपति को लिखा, 14 सवालों के साथ राष्ट्रपति ने एक चिट्ठी लिखी जिसे हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं, और उससे ये डिबेट बहुत आगे बढ़ गई है। उस डिबेट में भी इन सारे सवालों का चर्चा की गई है और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है राष्ट्रपति ने कि क्या राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं, क्या राज्यपाल के अधिकार होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से पूछ सकता है। उसमें 142 का भी जिक्र किया गया कि किस तरह से इस बात की चर्चा की गई। और एक और जिक्र चर्चा जो है वहां पर की गई, प्रेसिडेंट ने अपने रेफरेंस में आर्टिकल 361 की। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। तो ये आर्टिकल 361 की भी बहस शुरू हो गई है। तो क्या आर्टिकल 361 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल से कोई सवाल कर सकता है, और क्या वो जवाब देने के लिए बाध्य हैं, इस पर भी बात हो। अब प्रेसिडेंट की रेफरेंस आ गई है जिस पर सारे सवाल पूछे गए हैं। उसमें भी एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति ने यदि कोई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है तो उसका जवाब ही दे। यदि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास की बात करें तो अब तक 15 बार राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस मांगी। उसमें से 2 बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया या अपनी कोई राय नहीं दी है, तो इसलिए बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन मसला है कि जब राष्ट्रपति ने बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन और गवर्नर्स और लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछा है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक 5 जजेस की बेंच बनाए, जिसे हम संवैधानिक पीठ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। आमतौर पर अभी तक 5 जजेस की बनती है। हालांकि एक बड़े फैसले में, केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस की संवैधानिक पीठ बनी थी, और वहां से अभी तक ये झगड़ा चल रहा है। वहां भी झगड़ा अधिकारों का था, वहां भी बात थी कि सुप्रीमेसी किसकी है, क्या संसद जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको बदल सकती है। उससे पहले एक गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में शायद, उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दे दी थी, ये अधिकार दिया था कि संसद जो है वो फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है संविधान में।
लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बात नहीं हुई थी। और जब ये फैसला आया 1973 में केशवानंद भारती का, तो उसमें साफ किया गया कि संसद की सुप्रीमेसी इस बात को लेकर नहीं है कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदले। तो साफ हो गया कि मतलब संसद नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लेकिन ये बहस लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ बातों पर बहस होती रही है, लेकिन इस तरह का मसला शायद कम हुआ है। यदि इमरजेंसी से पहले की बात करें 1973 की, तो तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेज में अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी को ओवरसीन करके, नज़रअंदाज करके ए.एन. रे साहब को, जस्टिस ए.एन. रे साहब को सुप्रीम कोर्ट का CJI बना दिया था, चीफ जस्टिस बना दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस समय भी बहुत बहस हुई थी कि ये क्या ओवर रीच है, क्या एग्जीक्यूटिव ऐसा कर सकती है। उसके बाद भी कई बार हुआ, कभी कभी ऐसा मसला भी आया कि जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होता है उसमें भी प्रोटोकॉल को ध्यान रखना होता है कि जो सरकार के कार्यक्रम है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कहाँ बैठाया जाए, वो भी प्रोटोकॉल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से 6 नंबर पर रहेंगे, तो उसी हिसाब से उनको बैठाया जाए। लेकिन कभी गलती ऐसी हो गई है तो सरकार ने उसको तुरंत सुधारा है और सुधार करके उसमें बदलाव किया है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपत्ति हुई कि बार काउंसिल के या लॉ डे जिसे हम कहते हैं, कानून दिवस मनाया जाता देश में, उस प्रोग्राम में भी CJI को या तो आमंत्रित नहीं किया गया या नज़रअंदाज किया गया। इस पर भी कई बार आपत्ति जाहिर की गई। अब उसके बाद जब महाराष्ट्र की बात करते हैं, वापस मुंबई चलते हैं। मुंबई में ये कार्यक्रम तो खत्म हो गया बार काउंसिल का। उसके बाद BR गवई साहब, जो देश के दूसरे दलित CJI हैं, वो पहुंचे थे बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि। वहां पर ये जो तीनों बड़े अफसर है ना, वो पहुंच गए थे, क्योंकि तब तक उनको खबर मिल गई थी नाराजगी की। उस भाषण की खबर महाराष्ट्र में और केंद्र में दिल्ली तक पहुंच गई थी। तो जब उसकी गूंज सुनाई दी तो चीफ सेक्रेटरी साहब, DG साहब और मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब हाजिरी में थे CJI के चैत्य भूमि पर। क्या उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या कोई एक्सक्यूज दिया गया है या कोई माफ़ी मांगी गई है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि ये मसला सिर्फ एक, कहना चाहिए, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मसला बढ़ता जा रहा है, विवाद बढ़ रहा है लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी या कहें एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी में। क्या ये मसला जुडिशियल ओवररीच का है? क्या ये मसला जुडिशियल इंडिपेंडेंस का है? क्या ये मसला जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर है? या फिर सरकार के जो फैसले हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब ये उस रास्ते पर पहुंच गए हैं जब इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, कि तब भी हो सकता है कि जब जस्टिस BR गवई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए और राष्ट्रपति का जो रेफरेंस है उस पर एक बेंच फैसला करे, विचार करे और आगे बढ़े। मसला गंभीर भी है, महत्वपूर्ण भी है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि देश में लोकतंत्र के लिए तीनों अंग महत्वपूर्ण हैं। हाँ, एक बात और याद दिला दे कि काफ़ी चर्चा हुई कि भाई CJI जो है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो किस तरह से प्रेसिडेंट से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है। उसको भी स्पष्ट करने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट केवल औपचारिक तौर से अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं करते, केवल उनकी स्टैंप उस पर होती है। ये फैसला आज की तारीख में जो आज व्यवस्था है उसमें कॉलेजियम तय करता है, सीनियरिटी तय करती है और वहाँ से CJI बनते हैं। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है, जब अपॉइंटमेंट हो जाता है, CJI बन जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं होता है उनको काम में, उनके फैसलों में इंटरफेयर करने का। तो ये सवाल भी ठीक नहीं है, वाजिब नहीं है कि राष्ट्रपति से सवाल नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी राष्ट्रपति है। इसकी चर्चा करना भी मुझे लगा कि ज़रूरी है। खैर, इस पर चर्चा फिर करते रहेंगे, क्योंकि ये बहस तो अभी लंबी चलने वाली है। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए इसे सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।